दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी स्कोप जोन में। मैं हूं साक्षी और मैं आ गई हूं नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है फाइनेंस फॉर एवरीवन के लिए। मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस एक वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा फाइनेंस फॉर एवरीवन को लेकर वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। मतलब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को डिफाइन करना है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपने पैसों को समझना और उनको वाइजली यूज़ करना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे से रिलेटेड बेसिक चीज़ें पता हो, जैसे पैसे कैसे कमाना है, कैसे बजट बनाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे अननेसेसरी डेब्ट से बचते हैं। आप समझिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है जो आपको ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। अब फाइनेंशियल वर्ड का मतलब समझते हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से जुड़ी हर चीज़, जैसे आपकी सैलरी, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और इवन लोन्स। फाइनेंशियल चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती है तो उनको मैनेज करना आना चाहिए। और लिटरेसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझने और उसको अप्लाई करने की एबिलिटी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का सिंपल मतलब है पैसे के मामले में समझदारी से डिसीजन लेना। अब ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 है। अगर आपको बजट बनाना नहीं आता तो हो सकता है कि मंथ के एंड तक पैसे खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो आप समझ पाएंगे कि कितना खर्च करना है और कितना सेव करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको फ्यूचर के प्लान करना सिखाता है। जैसे अगर आप रिटायरमेंट के लिए अभी से सेव करेंगे तो आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। तो अब देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम देखते हैं। पहला है बजटिंग, अपने इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस बनाना। दूसरा है सेविंग, हर मंथ कुछ पैसे फ्यूचर के लिए साइड में रखना। तीसरा है इन्वेस्टिंग, पैसे को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड्स, एफडी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। फोर्थ है डेप्ट मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड या लोन का सही से यूज़ करना और अननेसेसरी इंटरेस्ट अवॉइड करना। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। अब बात करते हैं कि आप फाइनेंशियली लिटरेट कैसे बन सकते हैं। तो पहला तो है अपना मंथली बजट बनाइए और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए। दूसरा है इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, मान लीजिए 3 से 6 मंथ्स की सैलरी का रिजर्व रखना। थर्ड है इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज। और चौथा है क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ कीजिए, जितना यूज़ करें उतना टाइमली रीपे करें। तो हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपने पैसों को समझदारी से यूज़ करना। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो आप लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन जैसे घर खरीदना, एजुकेशन लोन लेना या रिटायरमेंट प्लानिंग ईजिली कर सकते। ये एक लाइफ स्किल है जो सबको सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने सुना होगा कि ज़िंदगी के हर काम के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, चाहे वो कैरियर हो, हेल्थ हो या फैमिली। वैसे ही पैसों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने पैसे का ऐसे प्लान बनाना जो आपके फ्यूचर गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प करे। सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल प्लानिंग एक रोड मैप है जो बताता है आपकी इनकम कैसे यूज़ करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे सेविंग्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर खरीदना है 5 साल बाद, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी सेविंग्स करनी है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट सही रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी क्लियर होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे भी समझते हैं। तो पहला है फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। जैसे शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि एक कार खरीदना और लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि रिटायरमेंट के लिए प्लान करना। दूसरा है एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन, आपकी इनकम और सेविंग्स को ऐसे एलोकेट करना कि अननेसेसरी खर्चे ना हो और ज़रूरी चीज़ें कवर हो जाएं। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इंश्योरेंस लेने और इमरजेंसी फंड्स बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ इंश्योरेंस आपके अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। फोर्थ है वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़ के थ्रू आप पैसे बढ़ाना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चौथा है वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़ के थ्रू अपना पैसा बढ़ाना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पांचवा है रिटायरमेंट प्लानिंग, जब आप अपना काम करना छोड़ देते हैं तब भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। इसके लिए अर्ली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला है क्लैरिटी इन फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको ये पता चल जाता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है और उसके लिए कितनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। दूसरा है इम्प्रूव फाइनेंशियल कंट्रोल, जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं तो आप अननेसेसरी खर्चे अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड है प्रिपेयरनेस फॉर इमरजेंसीज।
फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इमरजेंसीज़ के लिए तैयार करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ है टैक्स बेनिफिट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपका टैक्स कम करते हैं, जैसे पीपीएफ और ईएलएसएस। पांचवा है पीस ऑफ माइंड। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको टेंशन नहीं होती कि फ्यूचर में पैसे की कमी होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। चलिए कुछ सिंपल टिप्स देखते हैं। पहला तो है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। सेकंड है हर मंथ अपने सैलरी का 20 to 30% सेव कीजिए। थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड से एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। फोर्थ है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना मत भूलिए। फिफ्थ है एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस कवर करे। तो अब आ गए हम कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। ये आपको ना सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है बल्कि फ्यूचर के लिए सिक्योर भी करता है। आज ही अपने फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड कीजिए और उनको अचीव करने का प्लान बनाइए। तो आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बारी आ गई है थर्ड क्वेश्चन की, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल्स आपको सिखाएंगे कि पैसे कैसे वाइजली इन्वेस्ट करें, सेव करें और रिस्क को कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो बताता है कि आप अपने पैसों को कैसे प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें और उसे यूज़ करें ताकि आपके गोल्स अचीव हो सके। सिंपल वर्ड्स में, ये एक सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि पैसे वेस्ट ना हो और मैक्सिमम बेनिफिट मिले। प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करते हैं। एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तो है रिस्क एंड रिटर्न प्रिंसिपल। हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक रिस्क होता है। अगर आप हायर रिटर्न चाहते हैं तो हायर रिस्क लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हाई रिटर्न दे सकता है लेकिन उसमें लॉस का भी चांस होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक रुपये आज की वैल्यू फ्यूचर के रुपये से ज़्यादा है, क्योंकि आज के पैसे इन्वेस्ट होकर ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये आज सेव करके रखते हैं और 8% इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो 1 साल बाद ये 1080 हो जाएगा। थर्ड है कॉस्ट कंट्रोल प्रिंसिपल। पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रिंसिपल के थ्रू आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करते हैं और अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। फोर्थ है लिक्विडिटी प्रिंसिपल। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस और इमरजेंसीज हैंडल कर सकें, लेकिन ज़्यादा कैश होल्ड करना भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो ग्रो नहीं करेगा। फिफ्थ है प्रॉफिटेबिलिटी प्रिंसिपल। हर फाइनेंशियल डिसीजन का गोल होना चाहिए प्रॉफिट जनरेट करना, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल फाइनेंस। प्रॉफिट इंश्योर करता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। सिक्स्थ है डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी अपना पैसा एक जगह मत लगाइए। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और एफडीज में, ताकि एक जगह का लॉस आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट ना करे। सेवेंथ है मैचिंग प्रिंसिपल। शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स यूज़ कीजिए और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस लोन के लिए लॉन्ग टर्म ईएमआई प्लान लेना बेटर होगा। एट्थ है सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल। आपको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो, मतलब जो फ्यूचर में भी आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे सके। नाइन्थ है अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल। पैसे का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और हर फाइनेंशियल डिसीजन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये प्रिंसिपल आपको एथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 है। आप इस अमाउंट का एक पोर्शन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें लगेगा रिस्क रिटर्न प्रिंसिपल। सेकंड है एक पोर्शन इमरजेंसी फंड के लिए रखते हैं। इसमें लगेगा लिक्विडिटी प्रिंसिपल। थर्ड है और कुछ अमाउंट एफडी में डालते हैं। इसमें लगेगा डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल। ये सारे प्रिंसिपल मिलकर आपको पैसों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल आपकी लाइफ के हर पैसे से रिलेटेड डिसीजन को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल को समझकर अप्लाई करेंगे तो आप अपने पैसों का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो रोल एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ पैसा सेव करने के लिए होता है तो हम गलत है। इनका रोल सिर्फ सेविंग्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इकोनॉमी के हर एक्सपेक्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इनका रोल एंड फंक्शन समझते हैं। सो व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब समझते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पैसे मैनेज करते हैं, चाहे वो सेविंग हो, लोन देना हो या इन्वेस्टमेंट हैंडल करना हो। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउसेज, एनबीएफसीज और पोस्ट ऑफिसेज।
इनका मेन पर्पस है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना और इकोनॉमी का ग्रोथ इंश्योर करना। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है। फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग सेविंग्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज लोगों को अपना पैसा सेफ जगह सेव करने का ऑप्शन देते हैं। एग्जाम्पल सेविंग्स अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। सेकेंड है प्रोवाइडिंग क्रेडिट। ये इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल और बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड करते हैं जो उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल होम लोन्स, कार लोन्स और बिजनेस लोन्स। थर्ड है एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के थ्रू लोगों को इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं जो उनका पैसा ग्रो करने में हेल्प करता है। फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस कंपनीज जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्क को कवर करते हैं, जैसे हेल्थ रिस्क, लाइफ रिस्क और प्रॉपर्टी डैमेज। एग्जाम्पल ले लो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस। फिफ्थ है प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। पोस्ट ऑफिसेज और रूरल बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन रिमोट एरियाज में लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाते हैं जो अदरवाइज बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाते। सिक्स्थ है मेंटेन लिक्विडिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योर करता है कि इकोनॉमी में सफिशिएंट कैश फ्लो हो ताकि बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स अपने डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली हैंडल कर सकें। सेवन्थ है सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब बिजनेसेस लोन लेते हैं और ग्रो करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और जीडीपी बढ़ता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनडायरेक्टली इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। एट्थ है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन फॉरेन एक्सचेंज हैंडल करता है जो इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रैवल के लिए ज़रूरी होता है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट है डिपॉजिट कलेक्शन। बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं और उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है लेंडिंग सर्विसेज। कलेक्टेड डिपॉजिट्स को लोन्स के फॉर्म में इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड है वेल्थ मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड हाउसेज और एनबीएफसीज लोगों की इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं और उनका पैसा ग्रो करने में मदद करते हैं। फोर्थ है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी रिस्क को कवर करते हैं और लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। फिफ्थ है रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं ताकि पब्लिक का पैसा सेफ रहे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक छोटी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो वो क्या कर सकती है। वो एक बैंक से लोन ले सकती है अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है ताकि उनका हेल्थ और लाइफ सिक्योर हो, अपने प्रॉफिट्स को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकती है। ये सारी सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल सिर्फ पैसे को सेव करने तक लिमिटेड नहीं है। ये सेविंग्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ इकोनॉमी को बैकबोन भी है। इनका प्रॉपर फंक्शनिंग एक स्टेबल और ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप कि अभी तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली प्लान नहीं करेगा तो वो ना तो अपने गोल्स अचीव कर पाएगा और ना ही मार्केट में सस्टेन कर पाएगा। तो चलिए समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग इन आर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का एनालिसिस करता है और फ्यूचर के गोल्स के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है सिंपल वर्ड्स में ये एक रोड मैप है जो बताता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसे यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी को अगले साल एक नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू वो पहले बजट डिसाइड करेगी, रिसोर्सेज एलोकेट करेगी और एक्सपेंसेस कंट्रोल करेगी। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो फर्स्ट तो है हेल्प्स इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज सही तरीके से एलोकेट हो और गोल्स टाइमली अचीव हो। सेकेंड है इम्प्रूव्स रिसोर्स एलोकेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग से पता चलता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट करना है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग या एक्सपेंशन में। इससे वेस्टेज अवॉइड होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। थर्ड है सपोर्ट्स रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस में हमेशा फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, जैसे मार्केट फ्लक्चुएशंस या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग से कंपनी रिस्क के लिए प्रिपेयर रहती है, जैसे इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करना या इंश्योरेंस लेना। फोर्थ है इंश्योर्स कैश फ्लो मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बैलेंस करता है। इससे डेली ऑपरेशन स्मूथली चलती है और कभी कैश की शॉर्टेज नहीं होती। फिफ्थ है फैसिलिटेट्स बिजनेस ग्रोथ। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है फंड्स अरेंज करने में जो बिजनेस एक्सपेंशन या नए प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं।
सिक्स्थ है एनहेंसेस डिसीजन मेकिंग। जब एक कंपनी के पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान होता है तो मैनेजमेंट इजीली डिसाइड कर सकता है कि कौन से एरियाज़ में इन्वेस्ट करना है और कौन से एरियाज़ में कॉस्ट कट करनी है। सेवन्थ है इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। जब एक्सपेंसेस कंट्रोल होते हैं और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ होते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। सेवन्थ है इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। जब एक्सपेंसेस कंट्रोल होते हैं और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ होते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। एट्थ है बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान इन्वेस्टर्स को दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है और फंडिंग सिक्योर करना आसान होता है। नाइन्थ है प्रिपेयर्स फॉर इकोनॉमिक चेंजेस। मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहता। फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी को इन्फ्लेशन, रिसेशन या मार्केट डाउनटर्न्स के लिए प्रिपेयर रखता है। टेंथ है इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिसीजन लेने में मदद करता है जो फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इंश्योर करे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी को अगले साल एक न्यू फैक्ट्री सेटअप करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू तो वो पहले एस्टिमेट करेगी कि प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए। सेकंड, वो डिसाइड करेगी कि फंड्स लोन्स के थ्रू आएंगे या इन्वेस्टर्स के थ्रू। थर्ड, फिर एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करेगी ताकि प्रॉफिट इंश्योर हो। यही है फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। यह इंश्योर करता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करे, रिस्क को हैंडल करे और अपने गोल्स अचीव करे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन अ बिजनेस। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है और इसके बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो देखिए व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब है एक बिजनेस के पास अवेलेबल शॉर्ट टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस। सिंपल वर्ड्स में वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस अपने डेली ऑपरेशन जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरीज देना और बिल्स पे करने के लिए यूज़ करता है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है इन पैसों को एफिशिएंटली प्लान और कंट्रोल करना ताकि बिजनेस स्मूथली चले और किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना हो। वाई इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला तो देखो ये इंश्योर्स लिक्विडिटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि बिजनेस के पास हर वक्त सफिशिएंट कैश हो ताकि डे टू डे ऑपरेशन जैसे सैलरीज और बिल्स का पेमेंट टाइम पर हो सके। दूसरा है मेंटेन स्मूथ ऑपरेशंस। अगर वर्किंग कैपिटल सही तरीके से मैनेज हो तो प्रोडक्शन और डिलीवरी में कभी डिलेज नहीं होते, बिजनेस स्मूथली चलती है और कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं। तीसरा है इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। जब वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ होता है तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं जैसे इन्वेंट्री, स्टोरेज कॉस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इससे प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। चौथा है एनहेंसेस क्रेडिट वर्दीनेस। जब बिजनेस अपने पेमेंट्स टाइम पर करता है तो सप्लायर्स और लेंडर्स का ट्रस्ट बढ़ता है। इससे आपको फ्यूचर में लोन्स या क्रेडिट लेने में आसानी होती है। फिफ्थ है ऑप्टिमाइजेस कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस मेंटेन करता है ताकि कभी भी कैश की शॉर्टेज ना हो। सिक्स्थ है मिनिमाइजेस फाइनेंशियल रिस्क। प्रॉपर मैनेजमेंट से बिजनेस अननेसेसरी डेब्ट्स अवॉइड करता है और फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल में रखता है। सेवन्थ है सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होने से बिजनेस नए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकता है जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना या मार्केट एक्सपेंड करना। एट्थ है प्रिपेयर्स फॉर अनसर्टेनिटीज़। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक चैलेंजेस आए तो प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से बिजनेस इन सिचुएशंस को आसानी से सामना कर सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मशीन्स बनाती है। अगर उसके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो वो रॉ मटेरियल्स नहीं खरीद पाएंगी और प्रोडक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल सही तरीके से मैनेज हो तो वो रॉ मटेरियल खरीदने के साथ साथ टाइमली डिलीवरी और सैलरीज भी इंश्योर कर पाएगी। यही डिफरेंस है एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। तो अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बिजनेस की बैकबोन है। ये इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस स्मूथली चले, कैश फ्लो बैलेंस हो और फाइनेंशियल रिस्क मिनिमम हो। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट पिलर्स है। अब बात करते हैं और एक क्रूशियल टूल के बारे में जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ का क्लियर पिक्चर देती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो ये बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बिजनेस के पास कितना कैश आया और कहाँ खर्च हुआ। ये इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से अलग होती है क्योंकि ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पर फोकस करती है।
तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये एक तरीके का हेल्थ रिपोर्ट है जो बताता है कि बिज़नेस के आसपास ऑपरेशंस के लिए सफिशिएंट कैश है या नहीं है। तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट है एसेसिंग लिक्विडिटी। ये स्टेटमेंट हेल्प करती है ये समझने में कि बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जैसे बिल्स और सैलरीज टाइम पे कर पाएगा या नहीं। सेकंड है ट्रैकिंग कैश मूवमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कैश कहाँ से आया है और कहाँ खर्च हुआ, चाहे वो ऑपरेशंस हो, इन्वेस्टमेंट हो या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर कैश इनफ्लो ऑपरेशन से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है, लेकिन अगर ऑपरेशन से कैश फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सपोर्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेस प्रोवाइड करती है। इससे बिजनेस अपने फ्यूचर कैश नीड्स प्रोडक्ट कर सकता है और अकॉर्डिंगली बजट बना सकता है। तो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब ये फिफ्थ है हाईलाइटिंग कैश शॉर्टेजेस। अगर किसी बिजनेस के पास कैश की कमी हो रही है तो ये स्टेटमेंट जल्दी से वार्निंग दे देती है ताकि करेक्टिव एक्शंस लिया जा सके। सिक्स्थ है हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये उन्हें ये बताती है कि बिजनेस के पास ग्रोथ के लिए सफिशिएंट कैश है या नहीं है। सेवन्थ है फैसिलिटेटिंग डेप्ट मैनेजमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करती है कि बिजनेस अपने लोन्स और इंटरेस्ट टाइमली रीपे कर पा रहा है या नहीं। एट्थ है कॉम्प्लीमेंटिंग अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यह स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के साथ मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर देती है कि बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक रिटेल स्टोर का कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ ऐसे दिखता है। ऑपरेशन से 10 लाख का इनफ्लो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जैसे नए स्टोर के लिए 15 लाख का आउटफ्लो है। ये क्लियरली दिखाता है कि बिजनेस के पास अभी कैश शॉर्टेज हो सकती है। अब ये डाटा मैनेजमेंट को हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि उन्हें ऑपरेशन से और कैश जनरेट करना है या एक्सटर्नल फंडिंग रेज करनी है। तो अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये नॉट ओनली लिक्विडिटी और एफिशिएंसी का एनालिसिस करने में मदद करता है, बल्कि फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए भी एसेंशियल है। तो अगर आपको अब तक का कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक एंड डिस्कस इट्स मेन फंक्शन। तो अब तक हमने फाइनेंशियल टूल्स और रिपोर्ट्स के बारे में बात की जो एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पूरे देश की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम समझेंगे कि आरबीआई का क्या रोल है और इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो व्हाट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई जो 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो पूरे देश की मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल करता है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो ये है कि आरबीआई इकोनॉमी के लिए एक गार्जियन की तरह काम करता है जो पैसे का फ्लो और वैल्यू मैनेज करता है। तो अब देखते हैं रोल ऑफ आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक। आरबीआई के रोल को समझना काफ़ी सिंपल है। ये इकोनॉमी के लिए एक कंट्रोलर और रेगुलेटर की तरह काम करता है। कुछ की रोल्स हैं जो हम देखते हैं अभी। फर्स्ट तो है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। सेकंड है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सुपरविजन करना। थर्ड है देश की करेंसी इशू करना और मैनेज करना। फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करना। तो अब देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो अब डिटेल में समझते हैं आरबीआई के मेन फंक्शंस को। फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर जैसे टूल्स के थ्रू देश की मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर बोरोइंग को कंट्रोल करता है। तो सेकंड है इशूअर ऑफ करेंसी। इंडिया की करेंसी को आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट ₹1 का नोट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ये इंश्योर करता है देश में सफिशिएंट करेंसी और काउंटरफिटिंग ना हो। थर्ड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करता है और उन्हें लोन्स प्रोवाइड करता है। ये ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स इशू करके गवर्नमेंट के लिए फंड्स रेज करता है। फोर्थ है रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। आरबीआई बैंक्स को सुपरवाइज करता है और उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है। ये इंश्योर करता है कि बैंक्स अपने कस्टमर्स का पैसा सेफ रखे और रूल्स फॉलो करें। फिफ्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है और रुपये की वैल्यू को स्टेबल रखता है। ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बैलेंस में मदद करता है। सिक्स्थ है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का मेन फंक्शन है। ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करके इकोनॉमी को स्टेबल रखता है। सेवन्थ है प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरबीआई ऐसे पॉलिसीज़ बनाता है जो रूरल एरियाज़ तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाए, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। एट्थ है रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सिस्टम्स। नेफ्ट, आरटीजीएस और यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम को आरबीआई रेगुलेट करता है जो सिक्योर एंड फास्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन इंश्योर करते हैं। नाइन्थ है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट। आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ का इशुएंस और रिडेम्पशन मैनेज करता है। टेंथ है डेवलपमेंटल रोल। आरबीआई रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करता है। ये नए इनोवेशन जैसे फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है जो लोन्स को एक्सपेंसिव बनाता है। इससे लोग और बिजनेसेस कम बोरो करते हैं और मनी सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये पूरे देश की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल सिस्टम स्मूथ चले, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल हो और देश की ग्रोथ कंसिस्टेंट रहे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगले टॉपिक के लिए रेडी रहिए। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन, वाई आर बोथ इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने आरबीआई के रोल और फंक्शंस को समझा जो पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल नॉलेज। अभी हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन के बीच का डिफरेंस और क्यों दोनों ज़रूरी। तो देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी वर्सेस फाइनेंशियल एजुकेशन। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका मीनिंग और एप्लीकेशन अलग अलग है। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रैक्टिकल स्किल है जो आपको अपने पैसों को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करती है, और फाइनेंशियल एजुकेशन थियोरेटिकल नॉलेज है जो आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट और सिस्टम के बारे में सिखाता है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना लिटरेसी पॉसिबल नहीं है और लिटरेसी के बिना एजुकेशन का फ़ायदा। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। अब सिंपल वर्ड्स में इनका डिफरेंस समझेंगे। तो पहला तो हम देखते हैं डेफिनेशन दोनों का क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी पैसों को समझने और इफेक्टिवली मैनेज करने की प्रैक्टिकल एबिलिटी है, और फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को समझने की प्रोसेस। दूसरा देखते हैं फोकस। फाइनेंशियल लिटरेसी रियल लाइफ सिचुएशन में फाइनेंशियल डिसीजन लेने पे फोकस करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियल सिस्टम और टर्म्स का थियोरेटिकल नॉलेज देता है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल लिटरेसी अपने पैसों का बेस्ट यूज़ करना, और फाइनेंशियल एजुकेशन पैसों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्जांपल है मंथली बजट बनाना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, और फाइनेंशियल एजुकेशन का है कंपाउंड इंटरेस्ट या टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझना। अब दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है हम ये समझते हैं। पहला तो है एम्पावर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कॉन्सेप्ट समझाता है और लिटरेसी उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करने की एबिलिटी देता है। सेकेंड है हेल्प्स अवॉइड डेब्ट। अगर आपको लोन्स और क्रेडिट का थियोरेटिकल नॉलेज है और आप उसका सही रिस्पॉन्सिबल यूज़ करते हैं तो आप अननेसेसरी डेब्ट अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड है एनकरेजेस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल एजुकेशन से आपको पता चलता है कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और लिटरेसी से आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ है प्रमोट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियली लिटरेट और एजुकेटेड होने का मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स सेल्फ रिलायंटली अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ है इम्प्रूव्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल एजुकेशन रूरल और अनबैंक्ड एरियाज़ तक पहुंचने में मदद करता है, और लिटरेसी उन्हें फाइनेंशियल टूल्स इफेक्टिवली यूज़ करना सिखाता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, आपको पता है कि एफडी और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स में। एजुकेशन के बिना आपको ऑप्शंस नहीं पता होते हैं, और लिटरेसी के बिना आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो अब हम आ गए कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट इंसान बनाता है। अगर आपको टॉपिक समझ आया तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। ये अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कंपेयर द फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पोस्ट ऑफिसेज। अभी हमने फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन के बीच का डिफरेंस समझा जो इंडिविजुअल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं उन इंस्टीट्यूशन के बारे में जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और पोस्ट ऑफिसेज। हर इंस्टीट्यूशन अपने यूनिक सर्विसेज ऑफर करता है, और आज हम उनका कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज के 3 मेन प्रोवाइडर्स हैं। पहला है बैंक्स, जो सेविंग्स और लोन्स के लिए प्राइमरी चॉइस होते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस कंपनीज, जो रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। तीसरा है पोस्ट ऑफिसेज, जो रूरल एरियाज़ में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के लिए जाने जाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, और अब हम इनके सर्विसेज को डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो, प्राइमरी फंक्शंस देखते हैं पहले तो हम। बैंक्स का होता है सेविंग्स एक्सेप्ट करना, लोन्स देना और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना। इंश्योरेंस कंपनीज़ का होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, जैसे लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी रिस्क को कवर करना। थर्ड, पोस्ट ऑफिस का देखते हैं। पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करना, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या क्या ऑफर करते हैं। तो बैंक्स सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, लोन्स, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट कार्ड्स। इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करते हैं। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड। अब तीसरा देखते हैं लोन फैसिलिटीज़। कौन कौन से लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक्स हमें होम लोन्स, पर्सनल लोन्स,
कार लोन्स और बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज हमें डायरेक्ट लोन्स नहीं देती, लेकिन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लोन्स ऑफर करती है। पोस्ट ऑफिसेज लोन नहीं देती, लेकिन कुछ सेविंग स्कीम्स से प्री मैच्योर विड्रॉल्स अलाउ करती है। चौथा आप देखते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। बैंक्स डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे फिक्स डिपॉजिट देते हैं। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। मैं ये छत पे बैठ के रिकॉर्ड की थी और अभी देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस नॉइज़ है, कंपनीज प्लीज़ रिस्क इसे इग्नोर मैनेजमेंट का करिएगा। प्राइमरी सोर्स है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को फाइनेंशियली कवर करते हैं। तीसरा पोस्ट ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं देते, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू सिक्योर सेविंग्स इंश्योर कर। अब पांचवा देखते हैं हम टारगेट ऑडियंस क्या क्या है इनके। तो बैंक्स के हैं इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और कॉरपोरेशन के लिए सूटेबल है। इंश्योरेंस कंपनीज इंडिविजुअल्स और फैमिलीज जो रिस्क से प्रोटेक्ट होना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के लोग जो सेफ और स्मॉल सेविंग ऑप्शन ढूंढते हैं। अब देखते हैं एक्सेसिबिलिटी। बैंक्स डिजिटल बैंकिंग जैसे यूपीआई और मोबाइल ऐप्स के थ्रू एक्सेसिबल है। इंश्योरेंस कंपनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एजेंट्स के थ्रू अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस रिमोट एरियाज़ में एक्सेसिबल है, लेकिन डिजिटल ऑप्शंस लिमिटेड है। तो देखते हैं वाई ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों ये तीनों इंस्टीट्यूशन एक बैलेंस फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाते हैं। बैंक्स इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को रिस्क फ्री बनाते हैं। पोस्ट ऑफिस उन एरियाज़ तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाते हैं जहां बैंक्स नहीं पहुंच पाते। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन पैसों का बेस्ट यूज़ करना चाहता है। वो अपनी इमरजेंसी फंड को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखता है, अपनी लाइफ और हेल्थ कवर के लिए इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है और लॉन्ग टर्म सिक्योर सेविंग के लिए पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ इन्वेस्ट करता है। ये सारी सर्विसेज मिलाकर उसको फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती हैं। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पोस्ट ऑफिस अपनी यूनिक रोल्स के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन का अपना इंपॉर्टेंस है और आपको अपनी नीड्स के हिसाब से इनको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी हेल्प करता है और हमें मोटिवेट करता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम डेली नोट्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।